हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपन बात कर रहे थे पिछली कक्षा में विलियम मॉरिस डेविस के बारे में, जिन्होंने भू-आकृति विज्ञान में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके बारे में इनका जो जीवन परिचय, इन्होंने प्रारंभिक जीवन में जो शोध पत्र लिखे, जो कार्य किए भूगोल के संदर्भ में, उनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। इनके ग्रंथों की भी अपने बात हुई थी। और अपने इनकी जो भूआकृतिक चक्र की जो संकल्पना थी, उसके बारे में अपन को छोटी सी बात एक बाकी रह गई थी। तो आज अपन इसको कंप्लीट करके आगे सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, डेविस की भू आकृतिक चक्र की संकल्पना। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, फिर बात करते हैं इसकी। देखिए, डेविस ने 1899 में 1899 में पेंसिल्वेनिया में जो नदियां हैं और जो घाटियां हैं, उनका अध्ययन किया। और उसी के आधार पर इन्होंने अपना जो अपर्दन चक्र का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। और इन्होंने भूआकृति विज्ञान विषय के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्य किया। और इन्होंने भूगोल को का एक महत्वपूर्ण अंग माना इसको। लेकिन इन्होंने भूआकृति विज्ञान की जगह जो शब्द प्रयोग में लिया, वो शब्द कुछ अलग था। शब्द ये था स्थलाकृति वर्णन विज्ञान। स्थलाकृति वर्णन विज्ञान, जिसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम जियोमॉर्फोलॉजी ही होता है। ठीक है, और इसको आज अपन क्या कह देते हैं, भूआकृति विज्ञान। और इसके बाद में इन्होंने जो स्थलाकृतिक चक्र, जो साइकिल इन्होंने काम में ली, उसके लिए इन्होंने शब्दावली काम में ली। उसका नाम था स्थलाकृतिक चक्र। अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये हो जाएगा जियो मॉर्फोग्राफिक साइकिल। ये इन्होंने शब्दावली काम में ली। और इन्होंने अपर्दन चक्र को अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया उस समय कि चक्र या जो स्थलाकृति चक्र है वो एक समयावधि होती है। और उस समयावधि में कोई भी जो भूभाग है वो उत्थान करता है, और उत्थान करने के बाद में वो अपरदित होता है। और अपरदित होते होते वो वापस एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि कोई भी स्थलखंड है, उसका अपरदन है वो तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक उसका पूर्णतया जो उत्थान है वो नहीं हो जाता है। देखिए, हालांकि आपको भी पता है कि बात ये गलत है। बात की जो सिद्धांत है उनके आधार पर अगर अपन देखें तो ये बात गलत सिद्ध होती है, लेकिन इन्होंने जो बताया है वो इनके सिद्धांत में उनको वही मानना पड़ेगा। तो इनका ये मानना था। और इन्होंने
जो विकास की जो क्रम रहता है स्थलखंड का, उसको संरचना, प्रक्रम, अवस्था इनमें कन्वर्ट किया या इनमें विभाजित किया। और अपर्दन चक्र की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, जिनके बारे में अपन फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो वो बातें अपन वापस यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। आप बस इसी बात को लिख लीजिए, फिर आगे अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लिखिए, सन 1899 में 1899 में डेविस ने पेंसिल्वेनिया राज्य में नदियों तथा घाटियों का अध्ययन किया और इसी दौरान इन्होंने अपर्दन चक्र को भी प्रस्तुत किया। डेविस ने भू आकृति विज्ञान को यहाँ भूगोल का एक अभिन्न अंग मानते हुए इसे स्थलाकृति वर्णन विज्ञान के नाम से संबोधित किया। कोष्टक में जियोमॉर्फोग्राफी करना, मॉर्फोलॉजी कर दिया मैंने, जियोमॉर्फोग्राफी तथा स्थलाकृतिक चक्र के लिए इन्होंने जियोमॉर्फोग्राफिक साइकिल शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने
अगली लाइन से लिखना, इन्होंने अपर्दन चक्र को स्पष्ट करते हुए, इन्होंने अपर्दन चक्र को स्पष्ट करते हुए बताया कि स्थलाकृतिक चक्र वह समयावधि है वह समयावधि है जिसके अंतर्गत एक ऊपर उठा हुआ भूखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में रूपांतरित हो जाता है। आगे लिखिए, डेविस के द्वारा बताया गया कि किसी भी स्थलखंड में अपर्दन की क्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि उसका पूर्णतया उत्थान नहीं हो जाता। डेविस के अनुसार कोई भी स्थलखंड विकास की दृष्टि से अपनी संरचना, प्रक्रम या प्रक्रिया तथा समय का प्रतिफल होता है। और समय के लिए इन्होंने अवस्था शब्द का प्रयोग किया और अपर्दन चक्र की इन्होंने कुल 3 अवस्थाएं बताई।
कुल 3 अवस्थाएं बताई। नंबर 1, तरुण अवस्था या युवा अवस्था। तरुण अवस्था या युवा अवस्था। नंबर 2, प्रौढ़ अवस्था या मैच्योरिटी, प्रौढ़ अवस्था। और तीसरा लिखिए, जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था, जीर्ण अवस्था। ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके या नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए एक लाइन। इस प्रकार डेविस ने तत्कालीन समय में भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने भू आकृति विज्ञान को विकसित करने में प्रभावशाली योगदान दिया। ठीक है। तो ये डेविस महोदय का जो योगदान है वो कंप्लीट हुआ। आज नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे सैंपल की। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, एलन चर्चिल सैंपल। छोटे छोटे टॉपिक है, देखिए 2 दिन का टाइम, तो 2 क्लास तो लगती है। बाकी समझ में आ रही होगी आपकी, उम्मीद तो मुझे यही है। हेडिंग बना ली, फिर अपन इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, सैंपल की बात करें तो सामान्य जानकारियां तो आप पहले इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं, और जीवन परिचय की अपन हम कुछ चर्चा कर लेते हैं इनकी। तो देखिए, सैंपल का जन्म है वो हुआ था 8 जनवरी 1863 को अमेरिका में लुइसविले नामक स्थान पर। लिखना नहीं है अभी कुछ भी, मैं लिखवा दूंगा, बार सुन लीजिए। लुइसविले नामक स्थान पर हुआ, और इनका जो परिवार है वो काफ़ी प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार था। मतलब अच्छे घर से ये थे, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों इनकी अच्छी थी। और मूल रूप से ये अमेरिका के निवासी नहीं थे। इनके जो पिताजी है वो स्कॉटलैंड से प्रवास करके वहाँ गए थे, तो मूल रूप से स्कॉटलैंड के थे। और इनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई,
और 1890 में इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। और फिर आगे चलकर इन्होंने 1891 से लेकर 1895 के मध्य जर्मनी में जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी वहाँ अध्ययन किया। और आपको याद हो तो रेडजेल वहीं पर उस समय कार्य करते थे, तो इन्होंने रेडजेल की शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण की वहाँ। और ये 1897 में वापस अमेरिका गए, तब तक ये वहीं थे। और वहाँ जाने के बाद में इनकी नियुक्ति है वो जो क्लार्क यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ पर इनकी भूगोल के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया। और इन्होंने अमेरिका में जो वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा थी उसको प्रभावशाली रूप से, व्यवस्थित रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। और इनके द्वारा जो कार्य वहाँ किए गए उनके लिए इनको अमेरिकन भौगोलिक सोसाइटी इसके द्वारा इनको वहाँ पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। और यह इनका सामान्य जीवन रहा था। कुछ विशेष इन्होंने ये नहीं कि महत्वपूर्ण कार्य किए हो। हाँ, बाकी के जो विद्वान हैं उनके मुकाबले इनके जो कार्य है वो सही व्यवस्थित रूप से प्रकाशित नहीं हो पाए। बाकी इन कार्य इन्होंने भी उनकी तरह किया था, लेकिन ज़्यादा इनका चर्चा में नहीं रहा। तो आप ये सामान्य बातें लिख लीजिए, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। और लिखिए। एलन चर्चिल सैम्पल का जन्म 8 जनवरी 1863 को अमेरिका के केंटुकी राज्य में लुइसविले नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वसार से प्राप्त की और वर्ष 1890 तक या सन 1890 तक इन्होंने भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। और आगे चलकर 1891 से 95 के मध्य 1891 to 95 के मध्य इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में भूगोलवेत्ता रेडजेल से शिक्षा ग्रहण की।
और ये 1897 में 1897 में अमेरिका में क्लार्क विश्वविद्यालय में भूगोलवेत्ता के पद पर नियुक्त हुई और साथ ही में इन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की भी स्थापना की। इन्होंने अमेरिका में वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को भी प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए इन्हें अमेरिकन भौगोलिक सोसाइटी के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1932 में फ्लोरिडा में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट लाइन से लिखना। इन्होंने रिटर, रेडजेल, हम्बोल्ट, हंटिंगटन के द्वारा विकसित की गई वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को विकसित करने में अपना योगदान दिया। और इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए वे काफी प्रभावी तथा प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप में समायोजन नहीं किया गया। इन्होंने वातावरण निश्चयवाद को मानव भूगोल का
मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग माना। अभिन्न अंग माना और अपने ग्रंथ भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है और इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है। या बल्कि उसकी धूल का कण है। बल्कि काटो। बच्चा मात्र है या उसकी धूल का कण है, बल्कि पृथ्वी उसकी माता है और इसने इसे मातृत्व प्रदान किया है और पालन पोषण भी किया है। साथ ही उसके सामने कुछ कठिनाइयां भी उपस्थित की, जिससे मानव शरीर को बल मिला तथा बुद्धि को तीव्रता प्राप्त हुई। अर्थात समस्या और समाधान दोनों प्रदान किए। इस प्रकार सैंपल कठोर नियतिवाद की प्रमुख विद्वान मानी जाती है। विदुषी मानी जाती है। इन्होंने प्रकृति का प्रभाव धार्मिक चिंतनों पर भी बताया। सैंपल ने मानव के संदर्भ में बताया कि मनुष्य मोम के पुतले के समान है। और वह पर्यावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है और
पर्यावरण के अनुरूप ही खुद को समायोजित भी कर लेता है। इन्होंने मनुष्य की समस्त जीवन पर प्रकृति के प्रभाव को प्रधान बताया और इस प्रभाव को 4 भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया। नंबर 1 लिखिए, प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव। प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव इसके अंतर्गत लिख लीजिए एक लाइन, इसके अंतर्गत जलवायु, उच्चावच, स्वरूप, जलवायु, उच्चावच, स्वरूप को सम्मिलित किया। जो मानव शरीर के अंगों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। दूसरा लिखिए, मानसिक प्रभाव। इसके अंतर्गत सैंपल ने बताया कि वातावरण के प्रभाव के कारण ही विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क, भाषा, धर्म, साहित्य, विचार अलग अलग होते हैं। ठीक है। तीसरा लिखिए, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। आज के टॉपिक में देखिए कोई ज़्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं, लिखने का ज़्यादा है आज, तो क्या करें, कभी कभी पॉइंट आ ही जाते हैं ऐसे ही। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, इसमें लिखिए, सैंपल ने बताया कि वातावरण के प्रभाव से ही आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता निश्चित होती है। यही कारण है कि कुछ देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं तो कुछ निर्धन रह जाते हैं। और अंतिम लिखिए, नंबर 4 पे, मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव।
मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। और इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उनके भी आप नाम लिख लीजिए, बाकी तो लगभग हो गया। पॉइंट बनाइए। सैंपल द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं। ये टॉपिक अपन पॉइंट बीच में छोड़ दिया था अपन ने, तो इनके नाम लिख लीजिए आप। नंबर 1 लिखिए, अमेरिका का इतिहास। अमेरिका का इतिहास एवं उसकी भौगोलिक दशाएं। दूसरा लिखिए, ये भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। और नंबर 3 लिखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल। और डेस्क लगा के इसमें लिखिए, इसका प्राचीन इतिहास से संबंध। लिख लीजिए इसको। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट, ये सैंपल का टॉपिक कंप्लीट हो गया अपने। बाकी से इसमें थोड़ा मटेरियल कम है, लेकिन जो इनके महत्वपूर्ण कार्य है वो इन आ गए, बस यही है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे किसी नए नेक्स्ट भूगोलवेता का योगदान जो इन्होंने भूगोल के लिए किया कार्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें।